जैसे बाजार सारा का सारा डिपेंड किस पर करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उस करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट होगी, सीधी सी बात है। अगर किसी भी चीज़ की आप मांग करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ज़्यादा डिमांड रहता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से किसी भी देश के मुद्रा की डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है कि हम भाई डॉलर में ही व्यापार करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है। डिमांड क्यों है, अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी है। ठीक है, उसमें उसके गुण कुछ ऐसे हैं जिसके कारण आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसी तरह से किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि वो करेंसी कितनी स्टेबल है, यानी कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। अब मान लिया कि किसी ने चाइनीज़ मुद्रा को में जो है इन्वेस्ट कर दिया, उसको ले लिया, लेकिन जब उसे लिया था उसने तो उसका जो प्राइस था वो हाई था, लेकिन चाइना ने अगले दिन ही उसे डिवैल्यूएट कर दिया, तो जिसने वो लिया है उसको तो नुकसान हुआ ना। तो अब सीधी सी बात है, चाइनीज़ करेंसी की डिमांड कोई नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन वहीं डॉलर की अगर हम बात करें, डॉलर जो है वो स्टेबल रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में मैक्सिमम जो भी लेन देन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, अमेरिकी डॉलर पे हो रहा है। और किसी भी करेंसी का मजबूत होने के पीछे का एक कारण ये भी होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है क्लीन फ्लोट सिस्टम में कि अगर किसी भी करेंसी की डिमांड हाई है, यहाँ क्या हो गई, डिमांड हाई है, डिमांड हाई होगा तो करेंसी क्या होगी, एप्रिसिएट होगी। एप्रिसिएट होगी, ठीक है, यानी कि इसकी ये मजबूत होगा। क्लियर है। अब यहीं पर डिमांड इसकी क्या है, किसी करेंसी की लो है तो वह डेप्रिसिएट होगी। यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इनमें ये चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ सेंट्रल बैंक इस तरह के जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन में आप देखेंगे इन देशों में खास तौर पे जहाँ पे क्लीन फ्लोट सिस्टम का यूज़ किया जाता है या कहा जाए फ्री फ्लोट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो इन देशों में हम ये चीज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है इंटरवेन नहीं करती है इन मामलों में बिल्कुल भी। ठीक है, इन देशों में पूरी तरह से गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इस सिस्टम, जहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जा रहा है जिन देशों में, वहाँ पर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेन नहीं होता है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में मुख्य रूप से आरबीआई या गवर्नमेंट का इंटरवेन आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें गवर्नमेंट या आरबीआई को आना पड़ेगा। इसे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम जिसे हम बोल रहे थे। शुरुआती दौर में अगर हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में वो भी डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड रहेगी, मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड रहेगा भारत में भी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आरबीआई को लगता है, सरकार को लगता है कि हमें इंटरवेन करने की जरूरत है, तो वह कूद जाते हैं, तो आ जाते हैं। ठीक है, तो वही डर्टी फ्लोट सिस्टम हो जाता है। ठीक है,
तो भारत या मैक्सिमम जो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा देखते हैं, मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट सिस्टम को यूज किया जाता है वहाँ। कुल मिला के यहाँ पे ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आई कि किसी भी देश का रेट कैसे डिटर्मिनेट होता है, कैसे उसका रेट जो है वो तय किया जा रहा है। तो यह 3 सिस्टम हम यूज करते हैं क्लीन फ्लोट सिस्टम में, मेनली हम इसे डेवलप्ड नेशन में देखते हैं, और इसमें 2 अलग अलग देशों की करेंसी का जो वैल्यू है वो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसी करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे वस्तुओं के मामले में आप देखिए कि अगर सप्लाई किसी देश में या किसी वस्तु की ज्यादा हो जा रही है ना, वस्तुओं की सप्लाई ज्यादा हो गई है, एक्सट्रीम लेवल पर हो गई है, तो उसके प्राइस बढ़ता है या कम होता है, कम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इतनी नहीं होगी शायद, ठीक है। तो सप्लाई अगर किसी चीज़ की एक्सट्रीम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से अगर किसी भी देश में कोई दूसरे देश की करेंसी ज़्यादा सप्लाई में आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो उस देश की करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो मजबूत हो जाती है। इसी तरह से अगर रुपए का अगर हम देखें कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो देश में रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, साफ सीधा सा कंसेप्ट है। और डॉलर की सप्लाई कम रहे, डिमांड ज़्यादा रहे, तब हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा देश में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही, डिमांड को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप जैसे रोल्स रॉयल्स है या ऐसी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो भी जानते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो लिमिटेड प्रोडक्शन रखती हैं, और उनका टारगेट केवल और केवल हायर सोसाइटी होती है, आम आदमी उनका टारगेट कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन डिमांड कौन कर रहा है उसकी, हायर सोसाइटी, और हायर सोसाइटी ऑफ नंबर्स कितने परसेंटेज लोग हैं दुनिया में, तो उतना ही वो प्रोडक्शन भी रखता है। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा, यानी सप्लाई ज़्यादा आ गई है, तो क्या होता है, इस चीज़ को समझिए कि अगर आप कभी गाड़ी खरीदने जाएं, अगर आप कभी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप उससे पूछिए, जो सेल्समैन होता है, खासतौर पर जब भी आप कभी गाड़ी खरीदने जाएं, 4 व्हीलर खरीदने जाएं, तो मंथ के 25-26 तारीख में जाएं, ठीक है, फ़ायदा होगा। हाँ, मंथ का 25-26 जो तारीख होता है ना, यानी कि लास्ट मंथ के लास्ट में जाए, हाँ कोई भी मंथ का 25-26 27, ऐसे 25-26 में जाएंगे, 24-25-26 में, तो लाभ होगा, बार्गेनिंग करने में आसानी होगी, आपको प्राइस कम मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि उन सबको टारगेट होता है, डीलर्स को, उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो वो आपको जो उन्होंने 1 तारीख में या 5 तारीख में जिस रेट पर बेचा था, उससे तुमको कम रेट पर बेच देंगे, क्योंकि उनको टारगेट अचीव करना होता है। दूसरा कि जब भी आप कभी गाड़ी खरीदने जाएं तो आप उससे ये पूछें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है। मैन्युफैक्चरिंग मंथ यानी कि ये किस महीने में इसका निर्माण हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग मंथ 2 महीने पहले की है ना, तो आप उससे सीधा कह सकते हैं कि भाई देखो, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 महीने पहले की है, तो मतलब स्टॉक उसका रखा हुआ है। अब वो उस स्टॉक को रखने के लिए रेंट जा रहा है, उसका खर्चा जा रहा है, और धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आप उसे तुरंत खुला ऑफ़र दे सकते हैं कि भाई आपका इतना प्राइस है तो मैं इतना दे सकता हूँ। अब इतना भी नहीं कम कर देना है कि बिल्कुल हो जाए कि वही बिल्कुल लात मार के भगा दे बाहर, है ना, इतना भी नहीं कर देना है। मतलब ये है कि एक जेन्युइन
कर देना है, तो वो आपको दे देता है, क्योंकि क्या होता है कि रेंट कॉस्ट जाता है। अब वो सामान जब निकलेगा तब उसकी जगह पर नया मॉडल आएगा, और 2 मंथ से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पीछे चला जाता है तो धीरे धीरे गाड़ी का वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाता है। ये तो इसी तरह से क्या होता है कि जैसे रोल्स रॉयल्स हैं या बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये अधिक जो है प्रोडक्शन नहीं करती, लिमिटेड करती हैं। और लिमिटेड भी क्या करती हैं कि कभी कभी तो इतना प्रोडक्शन करती भी नहीं है, ये डिमांड पर प्रोडक्शन करती हैं। यानी कि आपका ब्रांड वैल्यू इतना होना चाहिए कि लोग डिमांड करें तब आप सप्लाई करें। हाँ, बुकिंग हो जाती है पहले ही कि हमको जो है ये आपकी रोल्स रॉयल्स के पास जाएंगे तो हमें गाड़ी चाहिए। अच्छा, अभी तो नहीं है, तो कब मिलेगी? 6 महीने बाद मिलेगी। और ये होता है, या तो ब्रांड वैल्यू आपका इतना होना चाहिए कि डिमांड कोई करे आकर तब जाकर आप उसे बनाए, और डिमांड अपने आप ही आए। नहीं तो क्या हो कि अगर रोल्स रॉयल गाड़ियां पे गाड़ियां बनाती रहे तो उसके पास स्टॉक हो जाएगा। अब वो स्टॉक को निकालने के लिए क्या करेगी? जितना प्राइस था उसका उससे कम पर बेचना शुरू करेगी। तो रोल्स रॉयल्स या जैसी जो कंपनियां हैं ये किस पर जीती हैं? एक नाम बना हुआ है इनका, एक राजशाही तत्व बना हुआ है। मतलब जब ये गाड़ियां कभी आई थी दुनिया में, बनी थी, तो इनको राजाओं द्वारा इस्तेमाल किया या किंग के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे शुरू में। तो उस तरह का इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। तो इनको स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है कि अगर ज़्यादा स्टॉक दे दिया तो प्राइस कम करना हो, प्राइस कम करना हो तो आम आदमी के दायरे में आ जाएगा, और आम आदमी इसे लेकर घूमेगा इधर उधर, तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो कम हो गया। हाँ, बहुत सारा ब्रांड, मतलब जो कपड़ा का भी ब्रांड है, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है तो अपने ही प्रोडक्ट को जला देता है। तो होता है, ये देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना, जिसे कहा जाता है गुडविल, या कहा जा सकता है कि जो एक स्टैंडर्ड आपने कमाया, जो इनविजिबल प्रॉपर्टी है, ये अमूर्त संपत्ति है आपकी, कि आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है। और हर कोई अगर आपके उस कपड़े को पहनना शुरू कर देगा तो आपका स्टैंडर्ड खत्म। समझिए, जो लोग नाइकी की कॉपी पहनने के लिए बने हैं वो नाइकी की कॉपी ही पहने। नाइकी लॉस में चला गया है, लेकिन उसने अपने प्राइस कम नहीं किए हैं। जो जूते का ब्रांड है नाइकी, और स्पोर्ट्स बनाता है, स्पोर्ट्स के जो क्लॉथ्स होते हैं वो बनाता है, वो अभी कुछ समय पहले समाचार था कि वो लॉस में चला गया, लेकिन उसने प्राइस कम नहीं किया, क्योंकि और इंडिया में खास तौर पे ज़्यादा लॉस में था, क्योंकि उसने ये भी कहा कि इंडिया में ओरिजिनल कोई पहनता ही नहीं है। कौन पहनेगा भाई? विराट कोहली पहनेगा तुम्हारा ओरिजिनल तो, है ना। आम आदमी तो कॉपी पहनेगा ना। तुम वो जो जूता उसे 10,000 रुपये में बेच रहे हो, वो जूता वो 1,000 रुपये में खरीद रहा है, 1,500 रुपये में खरीद रहा है, 2,000 रुपये में वही सेम कॉपी पहन ले रहा है। और जब वो अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि हमें नाइकी के पहने हुए हैं, तो दोस्त उसका टेस्ट थोड़ी कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है। ठीक है, तो ये बिजनेस है, इसी तरह से चलता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये क्लियर हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है करेंसी के मामले में भी, और जो है आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी के मामले में। ठीक है, चलिए, इसी तरह से जो अगला मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है, उसमें हमें क्या ये लिख लिया है ना आप लोगों ने, है ना, नोटेड है ना, ये समझ में आया इसका। क्लीन फ्लोट सिस्टम का सीधा सा फंडा है कि मार्केट फोर्स से डिमांड एंड सप्लाई पर रहेगा। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड होगी वो अप्रिशिएट है, जिस करेंसी की कम डिमांड होगी वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कि मैनेज्ड फ्लोट और डर्टी फ्लोट सिस्टम में या डर्टी फ्लोट सिस्टम, है ना, मैनेज फ्लोट, डर्टी फ्लोट।
इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, ये मेनली हम देखते हैं कि इन इंडिया और मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इसमें ये यूज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम में भी एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ आवश्यकता पड़ने पर सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज is left, change is left, completely on the market forces, market forces। ठीक है, मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। लेकिन रिक्वायर होने पर but when required, but when required, the central bank may intervene. The central bank may इंटरवेन। इसमें केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, करता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ भारत में जो सेंट्रल बैंक है या जो आरबीआई है, ये जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है, ये आपको क्या यहाँ पे दिखाई देगा, क्या करते हुए दिखाई देगा कि एक साइकोलॉजिकल रेंज बना देता है। साइकोलॉजिकल रेंज मतलब उसने एक अपना मान लिया है, लोगों आरबीआई ने मान लिया कि भाई जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 85 रुपया है, 85 या 86 रुपया माना हुआ है कि अगर $1 के मुकाबले 85 रुपये से अधिक हो जाता है, 85 रुपये से अधिक हो जाता है, तब आरबीआई इंटरवेन करेगा। 85 या 86 रुपया माना हुआ है, अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल हमने मान लिया है, आरबीआई ये मान लेता है, आरबीआई सेट कर देता है एक साइकोलॉजिकल रेंज। आरबीआई सेट अ साइकोलॉजिकल रेंज, सेट्स अ साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक रेंज को क्या बोलेंगे, सीमा, मनोवैज्ञानिक सीमा बना देता है। हाँ, आरबीआई हस्तक्षेप करती है इसमें सीधे, सरकार तो पीछे रहती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल
रेंज एक तय कर देती है। सेट्स आरबीआई सेट्स अ मनोवैज्ञानिक सीमा, सेट्स अ साइकोलॉजिकल रेंज। आरबीआई एक मनोवैज्ञानिक सीमा तय कर देती है, ठीक है। और जब भी ये सीमा क्या होगी वो मनोवैज्ञानिक रूप से माना हुआ है कि भाई इतना अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई सामने नहीं रखा जाता है। तो जब भी हम देखते हैं कि मार्केट फोर्सेस के कारण एक्सचेंज रेट इस रेंज के भीतर रहता है तो आरबीआई इसमें इंटरवेन नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता है कि साइकोलॉजिकल रेंज के बाहर क्या चला जाए, कि एक्सचेंज रेट चला जाए, तो आरबीआई इंटरवेन कर देती है और तुरंत जो है ये प्रयास करती है कि उसको इस एक्सचेंज रेट के अंदर लाया जाए जितना पहले था, ठीक है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे मैंने आपको टारगेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताया था, उसमें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कितना तय किया हुआ है, 6% मैक्सिमम, मिनिमम 2%। लेकिन यहाँ पर ऐसे खोल कर नहीं है कि भाई कितने रुपए प्रति डॉलर होना चाहिए, लेकिन हाँ एक माइंड में उन्होंने सेट किया हुआ है कि इतने रुपए से अगर ज़्यादा चला जाता है, इस रेंज से ज़्यादा चला जाता है तो हम लोग इंटरवेन कर देंगे, ठीक है, हम लोग मैदान में उतर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ द इनफ्लो ऑफ डॉलर इज टू मच इन इंडिया, डॉलर विल डेप्रिशिएट एंड रुपी विल एप्रिशिएट। अगर भारत में, जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई पे के कंसेप्ट पर है यहाँ पर भी, कि अगर भारत में क्या होता है कि रुपया जो है बहुत तेजी के साथ, ठीक है, रुपया जो है वह बहुत तेजी के साथ क्या हो जाए, सॉरी, डॉलर का इनफ्लो बहुत तेजी के साथ भारत में होने लगे, इनफ्लो होने लगे, तो जब बहुत तेजी के साथ भारत में इनफ्लो होने लगेगा तो उससे क्या हमें दिखाई देगा यहाँ पर, हाँ, कि जो इंडियन रुपीस है वो डेप्रिशिएट होने लगेगी और डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या बोला, इनफ्लो ज़्यादा हो जाए, हाँ, अगर भारत में इनफ्लो डॉलर का ज़्यादा हो जाए, है ना, गलत बोल गए, डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो जाए यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, क्लियर है। तो यहाँ पर रुपी विल एप्रिशिएट और रुपया क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। अब सीधी सी बात है यहाँ कि एक कंडीशन है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें, इफ डॉलर सप्लाई इज मैक्सिमम इन इंडियन इकोनॉमी, सिंपल भाषा में सप्लाई को की जगह इनफ्लो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, देन डॉलर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब सप्लाई ज्यादा हो गया ना, अब सप्लाई ज्यादा हो गया, अब सप्लाई ज्यादा होने के कारण डॉलर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी। और यहीं पर अगर हम देखेंगे कि जो भारतीय रुपया है वो एप्रिसिएट हो जाएगा, उसमें मजबूती आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या हो कि रुपया ज़्यादा एप्रिशिएट हो गया है, अब एप्रिशिएट होने के कारण मैंने आपको बताया था कि अगर रुपया एप्रिशिएट हो जाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, निर्यात भी महंगा हो जाए, ठीक है, निर्यात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है, टूरिज्म भी कम हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें नकारात्मक पकड़, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो अब आरबीआई को ये लगता है कि भाई ये इस रेंज से बाहर चला गया, रुपया ज़्यादा ही मजबूत हो गया है, तो अब रुपए को थोड़ा डेप्रिशिएट करना होगा,
तो डेप्रिशिएट करने के लिए क्या किया जाएगा कि रुपए की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा और डॉलर को जो है मार्केट से सोखा जाएगा। डॉलर जो मार्केट में चला गया है उसको वापस बुलाया जाएगा, और उसको जो वापस बुलाने की प्रक्रिया है ना, अभी मैंने जो क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन वो यही है ना। 2023 का जो क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन यूपीएससी में जो पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, वो यहीं पर ही है, इसी चीज को ही है कि अब क्या किया जाएगा कि आरबीआई इसमें इंटरवेन करेगा और 10 प्रोसेस आरबीआई विल स्टार्ट बाइंग डॉलर फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मार्केट में से अब जो सरप्लस सप्लाई हो गई है ना, जो ये सरप्लस सप्लाई हो गई है किसकी, डॉलर की, इसको अब वह खरीदना शुरू कर देगा। बाय आरबीआई उसे खरीदना शुरू कर देगा, यानी कि जो मनी डॉलर मार्केट में चला गया है तो उस डॉलर को बाहर अपने पास बुलाना शुरू करेगा। ठीक है, शुरू करेगा। और इन दिस प्रोसेस द आरबीआई इन्फ्यूज इंडियन करेंसी इनटू द इकोनॉमी, और जैसे जैसे सरप्लस जो डॉलर है उसको खरीदेगा तो डॉलर तो आ जाएगा आरबीआई के पास, और बदले में आरबीआई किसके बदले में खरीदेगा, रुपया के बदले में, और रुपया जो है वो इंडियन इकोनॉमी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि बैलेंस वाली स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। जहां डॉलर ज्यादा इनफ्लो हो गया था वहां अब कम होना शुरू हो जाएगा, और रुपया जो कम इनफ्लो में था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसमें लगभग हो सकता है कि बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर हो जाए, तो ये स्थिति हमें यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब इंडियन करेंसी को इकोनॉमी में इन्फ्लूज किया जाता है तो यहां पर एक मुसीबत भी हमारे सामने आती है, एक परेशानी भी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या परेशानी उत्पन्न होती है कि जब हम रुपए को इन्फ्यूज करते हैं, या कहा सकता है इन्फ्लो किया जाता है ज़्यादा, तो हमारे सामने जो परेशानी उत्पन्न होती है वो ये परेशानी उत्पन्न होती है कि जब रुपया इकोनॉमी में ज़्यादा आ जाता है तो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो अब इन्फ्लेशन को भी देखना है आरबीआई को, एक्सचेंज रेट भी रेंज में रखना है, तभी तो। अभी नहीं तो क्या होता, आप खुद ही सोचिए कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि हम अपने करेंसी का वैल्यू इतना बढ़ा दें कि $1 बराबर 1 रुपया हो जाए। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है। जैसे ये कहा जाता है कि देश में इतनी गरीबी है, हमारे पास नोट छापने की मशीन है ही है, छाप के बांट दो, तो उससे भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। अब यहाँ पर भी जो है हम इंडियन रुपये को इतना मार्केट में ना भेज दें कि इन्फ्लेशन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, तो उससे भी हमें क्या करना है, बचना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि द हेंस इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एंटायर इम्पैक्ट, इस सभी चीज़ों को जो इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे इसका इंडियन जो इकोनॉमी में मनी फ्लो होने के कारण जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, इसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बेचती है मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये इनफ्लो हो रहा है, इंडियन रुपी इनफ्लो हुआ, इंडियन रुपी के इनफ्लो होने के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। अब इस इन्फ्लेशन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज, इसके बारे में बताया है मैंने। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या थी, जो हमने 2016 के बाद देखी, 2004 में आई थी ना ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, वही था ये, कुछ और मैं बोल रहा हूँ। इसमें पानी ठीक रहता है।
अभी लाए? अच्छा। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज को ले आरबीआई क्या करती है, बेचना शुरू कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बेचना शुरू कर देती है, जिससे जो इकोनॉमी में पैसा गया है वो सोखा जा सके, ठीक है, क्लियर है, उसे सोखा जा सके। तो सरप्लस सिक्योरिटीज एंड द सरप्लस इंडियन करेंसी विल बी टेकन अवे। द मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज वर इंट्रोड्यूस द प्रपोज ओनली द एंटायर जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इससे आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन होता है और ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे कि इसी को ही क्या कहा जा रहा है, स्टेरिलाइजेशन कहा जा रहा है, जब मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़ के थ्रू क्या किया जाता है, जब सिक्योरिटीज़ के थ्रू क्या किया जाता है, हाँ, इस सिक्योरिटीज के थ्रू इंडियन करेंसीज को मार्केट में बेचा इंडियन करेंसीज को मार्केट से शक किया जाता है, इन सिक्योरिटीज को बेचकर, तब हमें जो प्रोसेस दिखाई देता है वही स्टेरिलाइजेशन है ना। पहले क्या किया गया, पहले ये किया गया कि भाई जो डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो गया था उसको कम करने के लिए हमने जो है रुपए का जो इनफ्लो है उसको बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। और यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट लिख लो। हाँ, तो इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया मैनेज फ्लोट सिस्टम कहाँ यूज होता है, इंडिया में। तो इंडिया के कंडीशन में क्या चीज़ें हैं उस पर बात कर रहे हैं थोड़ा, अलग करके लिख लो। तो वो उस, हाँ, तो वही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इसको लिख लो। नहीं, यूपीएससी ने हिंदी लिखा था बंधेकरण, हाँ, वही वाला, सब वही समझ रहे थे, ठीक है। तो पॉइंट लिख लीजिए, हिंदी में बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलें, हैं? अच्छा, लिखो, इफ द इनफ्लो ऑफ डॉलर इज टू मच, इनफ्लो ऑफ डॉलर इज टू मच, तो फिर आराम से बैठ के बोलता हूँ, लिखिए, if the inflow of dollar is too much in India, dollar will depreciate and rupee will appreciate। यदि भारत में डॉलर का प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है, तब डॉलर डेप्रिशिएट होता है, डॉलर का डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन यानी कि कमजोर होता है, और रुपया मजबूत होता है। आगे कंटिन्यू करें, इफ वाइल एप्रिशिएटिंग रूपी ब्रीचेस द रेंज, द आरबीआई ब्रीचेस द रेंज, ब्रीच यानी टूटना, तोड़ देना, ब्रीच द रेंज
द आरबीआई will intervene यदि रुपया मजबूती में आरबीआई द्वारा तय किए गए सीमा को पार कर जाती है, आरबीआई द्वारा तय किए गए सीमा को पार कर जाती है, पार कर जाती है। अरे वही होता है, और कौन सा सीमा, दूसरा कोई सीमा लिखवाया हूँ? हाँ, एक ही सीमा ना लिखवाया हूँ, कै गो सीमा है तुम्हारी ये बता। कितनी सीमा है तुम्हारी? यहाँ किसी और सीमा का नाम लिया हूँ? चलो, क्या लिखे? सीमा को पार कर जाती है तब आरबीआई इसमें हस्तक्षेप करती है। फुल स्टॉप। इन दिस प्रोसेस द आरबीआई विल स्टार्ट, इन दिस प्रोसेस the RBI will start buying dollar from the market taking away the surplus dollar from the economy। हस्तक्षेप की इस प्रक्रिया में आरबीआई, हस्तक्षेप की इस प्रक्रिया में आरबीआई अब सही आ रहा है। हस्तक्षेप की इस प्रक्रिया में आरबीआई अर्थव्यवस्था में अधिशेष डॉलर को अर्थव्यवस्था से अधिशेष डॉलर को खरीदना शुरू कर देती है। फुल स्टॉप। However, in this process the RBI infuse Indian currency into the economy which leads to inflation, हालांकि इस प्रक्रिया में आरबीआई द्वारा भारतीय मुद्रा का प्रवाह क्या लिखा आप लोगों ने? भारतीय मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है। Hence, in order to neutralize the entire impact, the RBI
The RBI will sell market stabilization securities. The entire impact. The RBI will sell market stabilization securities and the surplus Indian currency will be taken away. Will be taken away. Indian currency will be taken away. अतः इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज को बेचती है, सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों को बेचती हैं और अधिशेष भारतीय मुद्रा को अर्थव्यवस्था से या बाजार से अधिशेष भारतीय मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर निकालती है। देखो, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़ है, इसका यूज़ केवल और केवल यहीं पर किया जाता है, इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, जो ये उद्देश्य है इसी उद्देश्य से किया जाता है, यानी जो सरप्लस इंडियन करेंसी का जो इनफ्लो हो गया है, ठीक है, जो इनफ्लो हो गया है उसको चेक करने के लिए, खोजने के लिए। तो एक लाइन लिखेंगे, और दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन, which is a part of market stabilization scheme और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस पूरी प्रक्रिया को कृत्रिम स्टेरिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम स्टेरिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या खुले बाजार के प्रचालन, जो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या खुले बाजार के प्रचालन का भाग है। या खुले बाजार के प्रचालन का भाग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, है ना? क्लियर है बात यहाँ पर? वहीं अब क्या हो जाए यहाँ पर, अब देखो कि वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, यानी कि डॉलर जो है देश से बहुत तेजी के साथ बाहर जाने लगे, है ना? कहते हैं ना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, यानी कि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो डॉलर है वो बाहर की तरफ जाएगा, आउटफ्लो होगा।
तो इससे क्या होगा कि डॉलर जो है, डॉलर एप्रिशिएट होगा, है ना। देश में डॉलर की कमी हो जाएगी, डॉलर एप्रिशिएट होगा, और रुपया जो है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फिर से वही साइकोलॉजिकल रेंज को अगर पार कर देता है, रुपया इतना डेप्रिशिएट हो जाता है कि अब आरबीआई को लगता है कि भाई हमें, हम मनोवैज्ञानिक सीमा तुम्हारी, ठीक है, उसको अगर पार कर देता है तो क्या होगा कि आरबीआई यहाँ पर कूद जाएगा, इंटरवेन कर जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे काम को करते हुए क्या किया जाएगा कि भाई आरबीआई जो है कंट्रोल करेगी कि भाई उसे एक्सचेंज रेट के अंदर लाया जाए। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब कल और आ जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं 1 वीक के लिए गायब हो रहा हूँ। तो कल और क्लास कर लो, और फिर उसके बाद जो है, नहीं कल आ जाओ। अरे क्या करोगे छुट्टी का, हैं? फिर एक सप्ताह तक क्लास नहीं चलने वाली है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो लक्षद्वीप जा रहा हूँ, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा कल। आओगे तो बताओ, ठीक है। चलो चलो, जो भी डिसीजन हो आप लोगों का बता देना। ठीक है, तो कल 10 बजे